बिल डुरेंट की जो पुस्तक है द केस फॉर इंडिया, ये प्रतिबंधित थी, आपने सुना, इस कारण चर्चित भी थी परंतु अनुपलब्ध थी। और जो बात डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी ने उठाई, सहयोग से जो सवाल इनके मन में था, करीब करीब वही सवाल मेरे मन में भी था, और उसका कुछ उत्तर मैं आपको बताता हूँ। अभी ये कैसे उपलब्ध हो सकी, यह एक दिलचस्प कहानी है, और ये कहानी हम सबको जानना चाहिए। 1925 में एक बच्चा पैदा हुआ, कर्नाटक में मंगलोर के पास, और अब वो मंगलुरु है, एक छोटा सा गांव है, उस गांव का नाम है थेकाटे। वो बच्चा खुदरा व्यापारी के घर में पैदा हुआ, लेकिन 2 साल बाद ही उसके पिता चल बसे, तो वो एक तरह से अनाथ हो गया। और जो एक खाता पिता संपन्न सा परिवार था, उस परिवार में उस बच्चे का जो बचपन था अब संघर्षों में से शुरू हुआ, लेकिन पढ़ने लिखने में रुचि थी। पुस्तकों से उसे प्रेम हो गया था और उसने पढ़ाई वढ़ाई की। 1948 में वो मुंबई आया। मुंबई पहले भी आया था, लेकिन 1948 में वो आया। और अगर आप इस जनपद की सड़क पर टहलते हुए जाएं, तो जो ONGC ऑयल इंडिया की बिल्डिंग है, उसके सामने बहुत सारे चीज़ें लगी हुई हैं, लेकिन एक छोटा सा कियोस्क है, खोका किताबों का, आपने देखा होगा। उसका मैं आपको एक किस्सा सुना देता हूँ। 1980 में जब मैं यहाँ आया, पंडित दीनानाथ मिश्र मुझे मिले। बोट क्लब पर हम लोगों का कोई प्रदर्शन था, तो उन्होंने कहा कि आपने फ्यूचर शॉक्स पढ़ा है? उस समय उस पुस्तक की बड़ी चर्चा थी। तो मैंने कहा कि वो कहाँ मिलेगी, मुझे बताइए, मेरे जेब में कुछ पैसा है, मैं खरीद लूँगा। तो उन्होंने कहा कि जनपथ, ये जहाँ आप बैठे हैं वहीं पर एक छोटी सी किताब की दुकान थी। उन्होंने कहा कि उस जनपथ होटल में चले जाइए, वहाँ वो किताब मिलेगी। तो उस किताब को 600-700 रुपये की उस किताब को मैंने ख़रीदा, और टहलते हुए जनपथ पर जब गया उस कियोस्क के पास, तो वो किताब 100 रुपये में वहीं मिल रही थी। ऐसा ही एक कियोस्क 1948 में, पहले तो उस आदमी ने किताबें बेचने का काम शुरू किया, फिर एक ठिहा बनाया, और जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे जनपथ पर ये कियोस्क है, वैसे ही उसने स्ट्रांड सिनेमा के पास एक कियोस्क बनाया, और उसकी मेहनत रंग लाई। 1953 में उसने फिर स्ट्रांड बुक स्टॉल बनाया। और वह व्यक्ति, जो लोग उससे किताब खरीदने आते थे, उससे सीधा संपर्क रखता था। मैं आपको बताऊं कि उसके ग्राहकों के जरा नाम मैं पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूं। ग्राहकों में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, अम्बालाल साराभाई, मिर्ज़ा इस्माइल मैसूर के दीवान हुआ करते थे, TT कृष्णाचारी, YB चौहान, APJ अब्दुल कलाम, JRD टाटा, खुशवंत सिंह, VS नायपाल, सोली सोराबजी, N नारायण मूर्ति, नानी पालकीवाला, घनश्याम दास बिरला,
केशव महिंद्रा, अजीम प्रेम जी, ये उसके ग्राहक थे। और तो मैं ये कहूँगा कि उसे पुस्तक विक्रेता नहीं, एक स्कॉलर के रूप में अब याद किया जाना चाहिए। और वह व्यक्ति था टेकाटे नारायण सानभाग। टेकाटे नारायण सानभाग, मैं कहूँगा कि वो बहुत कीमती आदमी था। और उसे मैं क्यों याद कर रहा हूँ ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि इस पुस्तक से उसका संबंध है। 1960 में टेकाटे अमेरिका गए और जाकर विल डुरांट से मिले। तो विल डुरांट ने बातचीत में टेकाटे से कहा कि मैंने भारत पर एक किताब लिखी थी। अब बात में उन्होंने ये कहा कि द केस फॉर इंडिया मैंने पुस्तक लिखी थी। ये टेकाटे भारत आए, उसको खोजने लगे और उनको किताब मिली नहीं। एक दिन इन्फोसिस के मोहनदास पै ने इस पुस्तक की फोटो कॉपी उनकी बेटी को दिया। विद्या विरकर बेटी का नाम है। जरा पानी, कुछ गर्म है। विद्या विरकर को उन्होंने उसकी फोटो कॉपी दी और विद्या विरकर ने अपने पिता को, यानी उस मंजिल तक उसकी फोटो कॉपी पहुंची जिसकी इस टेकाटे को तलाश थी। और फिर स्ट्रांड बुक स्टॉल के मालिक ने, यानी टेकाटे ने 2007 में इसे छपवाया। 1960 से लेकर 2007 और 2009 में पुनः इसकी कुछ प्रतियां छपी। मुंबई जब मैं जाता था तो मैं स्ट्रांड बुक स्टॉल जरूर जाता था। पहली बार अंग्रेजी मूल में इसके पाठकों को एक महिला ने उपलब्ध कराने में निमित्त बनने का सौभाग्य पाया। वो विरकर है, मैंने आपसे कहा। और हिंदी में यह यश अंशु गुप्ता को मिल रहा है। हमें अंशु गुप्ता का अनुग्रहित होना चाहिए। रे माधव ने इसको छापा है। मेरे पास जो अंग्रेजी प्रति है उसके कवर पर हिमालय का दृश्य है और पतली सी किताब है। 2009 में जब ये दूसरी बार छपी थी और संयोग से मैं मुंबई में उन दिनों 2-3 दिन के लिए था और वहाँ जाकर हमने उसको ख़रीदा था। लेकिन मैं ये भी कहूँगा आपको कि 2009 में स्ट्रांड की डेथ हो गई थी। मैं उस व्यक्ति से मिल नहीं पाया। रे माधव ने, जैसा सचिदानंद जी ने कहा, ठीक ही कहा। बहुत आप इसको देखेंगे तो अच्छे ढंग से, आकर्षक ढंग से ये पुस्तक आपके सामने आई है। और इन्होंने प्रत्यक्ष दृष्टा साहित्य श्रृंखला, एक श्रृंखला शुरू की है। मैं नहीं जानता कि इस श्रृंखला को ये चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, लेकिन रे माधव से मेरा एक संबंध 12-13 साल पहले आया था। मुझे एक पंडित भानु प्रताप शुक्ल के नाम से सम्मान मिला।
या पैसे कुछ मिले। तो उसी समय मैंने मंच पर ये घोषणा की कि जो प्रेस कमीशन की रिपोर्ट आई है पेड न्यूज़ पर, उसके अनुवाद के लिए मैं ये पैसा दूंगा। तो मेरे बगल में बैठे थे अतुल गर्ग, जो पिछले बार मंत्री भी थे, इस समय विधायक भी हैं। अतुल गर्ग ने कहा कि तो हम उसको छपवाएंगे। और रे माधव, यहाँ कई लोग हैं, हिमांशु शेखर हैं, विमल सिंह तो नहीं हैं, लेकिन ये सब लोग रे माधव जा कर के और वो अनुवाद की हुई और हमारा प्रभास जी का और लोगों का जो पेड न्यूज़ पर लेख थे उसको मिला करके और काली खबरों की कहानी रे माधव ने छापी। मैंने देखा उसमें ये किताब नहीं है, लेकिन काली खबरों की कहानी छपने से ये ज़रूर हुआ कि बड़े अखबारों ने हमको काली सूची में डाल दिया। क्योंकि जो आज बड़े अखबार हैं वे सब कोई 200 कोई 300 करोड़ रुपया उन्होंने 2009 में कमाया, और उसको उस रिपोर्ट ने भी उजागर किया और हम लोगों ने लिख करके भी उजागर किया। मैं नहीं जानता कि अब रे माधव अतुल गर्ग से उनका संबंध है या नहीं है, लेकिन मैं संभवतः बिल डुरांट की पुस्तक का प्रभाव ही, इस पुस्तक का प्रभाव और कहीं पड़े या ना पड़े, मैं ये मानता हूँ एक इतिहास के विद्यार्थी के नाते। मैं इतिहास का विद्यार्थी पढ़ता था तब नहीं था, कृष्ण गोपाल जी के सत्संग में बने हुआ हूँ। मैं तो अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ, लेकिन बिल डुरांट की इस पुस्तक का प्रभाव मैं ये मानता हूँ कि और कहीं पड़ा हो या नहीं, जवाहरलाल नेहरू पर तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि मैं अंग्रेजों जैसा ही हूँ। लेकिन रूजवेल्ट पर पड़ा। अगर कोई खोज करेगा तो ये पाएगा कि रूजवेल्ट ने इस किताब को जरूर पढ़ा, और यही वजह थी कि दूसरे विश्व युद्ध में रूजवेल्ट ने चर्चिल पर इतना दबाव बनाया कि उनके दबाव में स्टेफर्ड क्रिप्स को 1942 में एक प्रस्ताव बना करके और बाकायदे भारत भेजा। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी ने अगर महर्षि श्री अरविंदो की सलाह मान ली होती, श्री राजगोपालाचारी की सलाह मान ली होती, तो भारत का बंटवारा नहीं होता। क्योंकि जो क्रिप्स का प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव, वही प्रस्ताव हमने 1947 में स्वीकार किया भारत बंटवारे के साथ। तो मैं ये कहूँगा कि इस पुस्तक का एक बड़ा प्रभाव रूजवेल्ट पर तो जरूर पड़ा, और मैं ये कहूँगा कि ये पुस्तक उस भारत की खोज है जो स्वतंत्र होने के अपने अधिकार के लिए उस समय यानी 1930 में जान की बाजी लगाकर लड़ रहा था। और जो लोग स्वतंत्रता संग्राम के 1920 से 1947 के इतिहास को जानते हैं और न जानते हो तो आपको पढ़ना चाहिए कि वही समय है। इस पर आचार्य कृपलानी ने अपने मेमोयर में भी लिखा है कि 1930 का वो समय है जब सचमुच स्वतंत्रता संग्राम के नायक अंग्रेजों से बराबरी के स्तर पर बात कर रहे थे। उससे पहले कभी बात नहीं हुई थी।
और इस पुस्तक की अगर मैं मुझसे पूछे कि आत्मा कहाँ है, तो ये मैं कहूँगा कि इस पुस्तक की आत्मा उस अध्याय में है जिसका शीर्षक है 1930। और मैंने इसीलिए मेज से इस पुस्तक को उठाया क्योंकि 1930 का अध्याय जहाँ खत्म होता है, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, परंतु ये 4 लाइनें मैं पढ़ूँगा ज़रूर। परंतु यह तो तय है, ये पेज नंबर 212 पर है, परंतु यह तो तय है कि भारत के लोगों को पुनः लड़ना होगा। जिस देश के लोग इनके अत्याचार से इतना त्रस्त होने के बावजूद जिस धैर्य और दृढ़ता का परिचय दे रहे हैं, वह भूलेंगे नहीं और न ही शांत बैठेंगे। यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ, यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ। 1921 इसका पहला चरण था, 1930 दूसरा और तीसरा भी आएगा। ये है विल डुरैंट। और ये जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया, ये विल डुरैंट की भविष्यवाणी है और वो भविष्यवाणी सच निकली। 1930 का साल है क्या? नमक सत्याग्रह का साल है। और इस अध्याय में भी 6 मार्च से शुरू हो करके और धरासना के सत्याग्रह तक का वर्णन है। और मुंबई से 250 किलोमीटर दूर धरासना नाम की जगह है जहाँ दरअसल नमक का डिपो हुआ करता था। और आप जानते हैं उस धरासना सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू बीमार थी, दूर इलाहाबाद में थी, लेकिन जब उनको ये पता चला कि धरासना में सत्याग्रह का फैसला हुआ है तो दौड़ती हुई मुंबई पहुंची हैं और धरासना सत्याग्रह पर जो रिपोर्ट आई है उसमें किस तरह की क्रूरता हुई है उसका कुछ वर्णन अंशु जी ने किया। यूपीआई न्यूज़ एजेंसी का जो मिलर है उसका उदाहरण इस पुस्तक में है और वही कहता है कि रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य है। अंशु जी, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। आपने अच्छा अनुवाद किया है, लेकिन मेडिलिन स्लेड का आपने नाम दिया है, उनका परिचय भी दिया है। कौन जानता है कि मेडिलिन स्लेड कौन है? क्यों आप भूल गई कि मेडिलिन स्लेड को मीरा बहन न लिखें? और मैं तो ये कहूँगा कि हमारे यहाँ हम सुजाता ने खीर खिलाया गौतम को तो गौतम बुद्ध हुए। एक फ्रांस से महिला, उनका नाम था बी अल्फासा, वो पांडिचेरी आती हैं और श्री माँ कहलाती हैं। एक महिला आयरिश विवेकानंद की शिष्या बनती है और भगिनी निवेदिता होती है। उसी तरह से मेडिलिन स्लेड भी जब गांधी के पास आई तो गांधी जी ने उसका नाम रखा मीरा बहन। और भारत को
जिन्हें जानना होगा वो मीरा को जाने बगैर भारत को नहीं जान सकता। गांधी ने इसीलिए स्लेट का नाम मीरा बहन रखा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत की संस्कृति और मूल्य को लेकर के जब हम गुलाम थे उस समय भी दुनिया में आकर्षण था, और ये महिलाएं उसका उदाहरण हैं। यानी हर दौर में केवल भारत की संपत्ति के लिए नहीं, भारत की संस्कृति में भी इतना आकर्षण था कि वहाँ से श्री माँ आती हैं, मीरा बहन आती हैं, भगिनी निवेदिता आती हैं, और इस संस्कृति पर हमको गर्व होना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि 1930 से पहले और ठीक 6 साल पहले डॉक्टर साहब ने कई किताबों का उल्लेख किया, लेकिन एक किताब का उल्लेख मैं भी करना चाहता हूँ। हालांकि वो फिक्सन है, लेकिन उसको ज़रा पढ़िए, बड़ी प्यारी किताब है, छोटी किताब है, 1924 में छपी है, और बाद में तो उसके इतने रीप्रिंट हुए हैं बेहिसाब। पैसेज टू इंडिया, जरा आप पैसेज टू इंडिया पढ़िए, और पैसेज टू इंडिया में ब्यूरोक्रेसी कैसे भारत को लूट खसोट रही है, और भारत में किस तरह से लोग दबे जबान अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं, अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। होता यह है कि अफसर इतिहास नहीं लिख पाते। मेरे एक मित्र थे आईबी में, MK धर, MI6 का डायरेक्टर ने पहली बार एक ओपन सीक्रेट नाम की किताब लिखी, अपना मेमोयर लिखा। ठीक उसी तरह से MK धर ने भी ओपन सीक्रेट लिखा, भारत के आईबी के इतिहास की वो अकेली पुस्तक है। उसी तरह से ये जो पैसेज टू इंडिया का EM फोस्टर, हो सकता है मैं ये फोस्टर का सही उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ, हो सकता है, लेकिन EM फोस्टर की जो पैसेज टू इंडिया है आप पढ़िए। ये 6 साल पहले आई थी, विल डुरेंट से पहले। और ठीक 6 साल बाद एक और अद्भुत पुस्तक आई है, और जो मुझे लगता है कि भारत के किस घर में नहीं होगी, शायद सब जगह होगी, और उसका लेखक है पॉल ब्रंटन, ए सर्च इन सेक्रेड इंडिया। पॉल ब्रंटन 3 साल यहाँ रहता है। बनारस में आज भी होंगे लोग, लेकिन उस समय लाहिरी महाशय भी थे, उस समय सुगंधी बाबा थे, और इस तरह से मेहर बाबा से लेकर के तमाम लोगों के पास वो पॉल ब्रंटन जाता है, और उसके बाद रमन महर्षि का वो शिष्य हो जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि इस पुस्तक के इर्द गिर्द भी पुस्तकें हैं।